कि क्वेश्चन में क्या बोलता है, मिस्टर एक्स इज द एम्प्लॉयड इन ए कंपनी एट 15,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स जो है वो एक एम्प्लॉय है, वो उसका सैलरी 15,000 पर मंथ दिया हुआ है और ही इज मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ विच he and his employer contribute 15% of his salary. During the year, he was given credit 12,000 as interest on the provident fund balance of 1 lakh rupees. Calculate the taxable amount of the annual assigned to the individual included in the income under the head of salaries. यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करने के लिए बोला है, जो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, है ना। क्या बोला है आपको, प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करना है जो कि सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। तो हम लोग जब रूल पढ़े थे उसमें क्या बताए थे कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, वो भी उसके सैलरी के 12% तक, है ना। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ऑफ आरपीएफ का कैलकुलेशन करना है आपको। आरपीएफ मतलब आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, है ना। यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि 15,000 पर मंथ है और उसके बाद विच ही द मेंबर कंट्रीब्यूट 15% ऑफ हिज सैलरी। एम्प्लॉयर 15% कर रहा है, 12% एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1,15,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, तो एक साल का सैलरी कितना हो जाएगा, 1,80,000। सैलरी जो है वो पर मंथ 15,000 रुपए। हमको जो भी लेना है एनुअल सैलरी से लेना है, पर मंथ से नहीं लेना है, इसलिए पर मंथ को क्या कर देंगे हमेशा मल्टीप्लाई 12। तो एक साल का सैलरी आपका 1,80,000, 1,80,000 का 15% निकाल दीजिए आप। 1,80,000 का 15% निकालो, कितना, 27,000। कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है, 12%। इसका मतलब 1,80,000 का 12% है 21,600 रुपए। कितना टैक्सेबल हो जाएगा, तो 27,000 कंट्रीब्यूशन है और 21,600 तक एग्जेम्प्ट है। बाकी जो बचेगा आपके पास 5,400 रुपए, वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। मतलब एम्प्लॉयर उसके अकाउंट में 27,000 जमा करता है और इनकम टैक्स का रूल है कि 12% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होगा। मतलब अगर उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का 21,600 या उससे कम होता तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई अमाउंट टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन 21,600 से जितना एक्सेस होगा उतना अमाउंट टैक्सेबल होगा। यहाँ पर हमको सैलरी की मीनिंग में हम सिर्फ बेसिक सैलरी का निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पर डीए नहीं दिया है, डियरनेस पे नहीं दिया है, यहाँ पर आपको कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए यहाँ पर जो सैलरी आएगी वो बेसिक सैलरी को ही लेना है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सैलरी का मीनिंग। प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी का मीनिंग आपको याद रखना है कि बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस डियरनेस पे अगर दिया है प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, इन तीनों के टोटल का 12% निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर न डियरनेस पे दिया है, न डियरनेस अलाउंस दिया है, न यहाँ पर आपको कमीशन के बारे में कुछ दिया है। इसलिए सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी ही है ना। इसलिए बेसिक सैलरी का 12% निकाले, वो आपका 21,600 हो गया और जितना कंट्रीब्यूशन उसमें से माइनस कर दिए तो 5,400 आपका टैक्सेबल हो गया। सेम चीज आप इंटरेस्ट के लिए निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्वेश्चन में बोलता है कि 1,00,000 रुपए उसके प्रोविडेंट फंड में बैलेंस है, उसका कितना इंटरेस्ट मिलता है, बोल रहे हैं उसको इंटरेस्ट दिया उसका 12,000 रुपए, परसेंट नहीं दिया, सीधा आपको दे दिया 1,00,000 रुपए का 12%, मतलब 12,000 रुपए उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। हमारा एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, कल पढ़े थे अपन लोग कि अगर प्रोविडेंट फंड में कोई अमाउंट है तो उसका इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। कितना रुपए एग्जेम्प्ट होता है, 9.5%। मतलब उसके प्रोविडेंट फंड में 1,00,000 रुपए अगर जमा है बताया है तो 1,00,000 का 9.5% मतलब 9,500 रुपए एग्जेम्प्ट होगा।
कितना रुपए एग्जेम्प्ट होगा? 9,500। तो टैक्सेबल हो जाएगा आपका 3,500 कि 2,500। 2,500 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका यहाँ टैक्सेबल अमाउंट जो आएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा आपका 7,900। ये आपको प्रोविडेंट फंड में अमाउंट टैक्सेबल होगा सैलरी में। तो ये जो क्वेश्चन है सिर्फ इसी पॉइंट को समझाने के लिए कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन अगर दिया रहेगा तो आपको वो रूल अप्लाई करना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसके सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल। वैसे अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल। तो दोनों मिला के टोटल टैक्सेबल अमाउंट 7,900। देखिए यहाँ पर क्या होता है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस विच द इंक्लूड इन द इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी ऑफ ईच द फॉलोइंग केसेस, है ना। आपको 3 केस दिया है, तीनों केस में आपको जो है हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। पहला कंडीशन क्या बोलता है, बेसिक पे 20,000 पर मंथ है, डियरनेस पे 10% ऑफ द डियरनेस बेसिक पे, कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर 1,20,000 ऑफ द होल ईयर, और हाउस रेंट अलाउंस इज 5,000 पर मंथ, और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एसएससी इज 4,000 पर मंथ, हाउस सिचुएटेड इन आगरा। ठीक है, आगरा दे दिया मतलब आपको वो 40% लगेगा, ये याद रख लेना। अगर वो दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई होता तो 50% लगता है। क्लियर ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग का जो फॉर्मेट है ना उसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें हम लोग का फॉर्मेट था एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ऐसे लिखे थे। फिर उसके बाद माइनस किए थे अपन लोग विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। फर्स्ट पॉइंट था आपका एक्चुअल एचआरए, सेकेंड पॉइंट था आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखिए फॉर्मूला आपको पहले याद होना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था आपका 40% ऑफ सैलरी, यही था ना। एचआरए निकालने का यही फॉर्मेट है। और सैलरी का मतलब आपको बता दिए थे, सैलरी का मतलब आपका बेसिक सैलरी है प्लस डीए अगर अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, प्लस आपका जो है अगर डियरनेस पे दिया है, और प्लस कमीशन नहीं है बोनस, कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ऐसे फॉर्मूला था आपका। पहले ऐसे याद होना जरूरी है, मतलब आपको डीए आपको ये निकालना है, एचआरए तो ये तरीका है उसका। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि एक्चुअल मतलब आपका हाउस रेंट अलाउंस है 5,000 पर मंथ। इसका मतलब आपका 5,000 इंटू 12 करेंगे तो 60,000 होता है। ठीक है, यहां पर भी आपको एक्चुअल एचआरए में वही 5,000 इंटू 12 60,000 होगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है आपका, एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट मतलब वो दे दिया है रेंट पेड बाई एसएससी, है ना, कितना पे कर रहे हैं 4,000 पर मंथ। तो ये आपका 4,000 इंटू 12 करोगे तो ये आपका 48,000 एक्चुअल रेंट होता है। माइनस सैलरी का मतलब क्या क्या है, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आप देखोगे क्वेश्चन में दिया है 20,000 पर मंथ, इसका मतलब 2,40,000 रुपीज बेसिक सैलरी। हमेशा इंटू 12, जहां पर मंथ है उसको इंटू 12 करना है। तो बेसिक सैलरी आपका 20,000 इंटू 12 2,40,000। डियरनेस पे बोला है, डियरनेस पे जो है वो डियरनेस बेसिक पे का 10%, इसका मतलब 2,40,000 का 10%। तो 2,40,000 का 10% आप निकालोगे 24,000 रुपए। कितना आ जाएगा आपका 24,000। ठीक है, उसके बाद आपका कमीशन भी दिया है फिक्स परसेंट टर्नओवर 1,20,000। यहां पर मिक्स हो जाएगा, उससे अच्छा मैं इसको बाजू में लिख देता हूं, है ना। सैलरी आ जाएगा आपका, यहाँ दिख रहा है हाँ,
2,40,000 प्लस 24,000 और प्लस 1,20,000, तीनों का टोटल कर दो 3,84,000। तो ये आपका सैलरी होगा जिसमें आपका बेसिक सैलरी है प्लस डियरनेस पे है प्लस आपका जो है वो कमीशन है, तीनों को मिला के टोटल अमाउंट आया 3,84,000। तो 3,84,000 का आपको 10% मतलब 38,400 है ना। कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो 9,600 और 3,84,000 का 40% है जी 1,53,600 1,53,600। तीन आंसर आ गया है ना। तो आपका क्या क्या आ गया कि एक्चुअल एचआरए आपका 60,000 हो गया, फिर एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी 9,600 हो गया और आपका जो है 40% ऑफ सैलरी 1,53,600 हो गया। तीनों में जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। तो तीनों में कम आपको 9,600 रुपए दिख रहा है, तो 9,600 रुपीज एग्जेम्प्ट। तो आपको मिला है 60,000 रुपए, एग्जेम्प्ट हो गया 9,600 रुपए, तो टैक्सेबल हो जाएगा 50,400 50,400 रुपए है जी। हाँ तो इसे लिखो भाई विच एवर इज लेस। तो तीनों में कम आपका 60,000 है, 9,600 है और 1,53,000 है। तो तीनों में जो कम रहेगा उतना अमाउंट एग्जेम्पशन है और बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मिला था 60,000, इतना एग्जेम्पशन मिलेगा, तो बाकी आपको जो है 50,400 रुपए टैक्सेबल होगा। इसको बोलेंगे अपन लोग टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल एचआरए। क्लियर, नोट करो। हाँ वो जो है ना, तो यहाँ पर अभी आपको जो है एक्चुअल एचआरए जो है वो 5,000 पर मंथ है, मतलब 60,000 हो जाएगा। एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉय में आपको यहाँ पर 7,000 पर मंथ है, तो 7,000 इंटू 12 करोगे 84,000 होगा। और जो आप सैलरी का मीनिंग लोगे वहां पर सिर्फ बेसिक सैलरी आएगा, डियरनेस अलाउंस को नहीं लेना है, क्योंकि डियरनेस अलाउंस के सामने में अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला वर्ड यूज नहीं हुआ है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में डियरनेस पे था इसलिए ले लिए थे, क्योंकि डियरनेस पे का रूल था कि वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो उसको इंक्लूड करना ही है। लेकिन डियरनेस अलाउंस में आपको देखना पड़ता है वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए आपका जो बेसिक सैलरी है वही आपका सैलरी होगा, है ना। और आपको उसी सैलरी का ही 40% आपको लेना है थर्ड पॉइंट के लिए। बस तीनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। करिए। तो इसमें आपका जो है 12,000 रुपए आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। में आओगे आप तो यहाँ सबसे पहले फॉर्मेट तो वही रहेगा आपका एक्चुअल एचआरए। एचआरए कितना मिला है उसको, एक्स कंपनी में उसको हाउस रेंट अलाउंस मिला है 1,000 रुपए पर मंथ। 12 नहीं 6 महीने नौकरी किया है वहां पर, इसलिए 1,000 इंटू 6 महीना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,000 इंटू 6,000 होगा, माइनस विच एवर इज लेस। फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा एक्चुअल एचआरए जो उसका 6,000 है। सेकंड आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट देखोगे क्वेश्चन में दिया होगा आपको वो 3,000 रुपए पर मंथ उसका दिया हुआ नीचे लाइन में, जहां जेड कंपनी दिया उसके नीचे दिया है ही पेड 3,000 पर मंथ एज हाउस रेंट, लिखा है ना। तो यहाँ पर 3,000 पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का होता है 18,000 रुपए। 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने कितना हो जाएगा 18,000 रुपए, माइनस सैलरी का मीनिंग निकालना है इसके लिए। तो उसमें जब सैलरी लोगे तो बेसिक सैलरी कितना बोला है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 इंटू 6 18,000 कौन है 36 है ना। फिर उसके बाद उसका डियरनेस पे बोला है 250 पर मंथ, तो 250 इंटू 6
1500। कमीशन है क्या? नहीं दिया है कमीशन इसमें। तो दोनों को मिला के आपका 6 महीने का सैलरी होता है 19,500। कितना होता है? 19,500। तो इसको हिलाए पड़ा क्या भाई, है ना? हाँ, तो 19,500 का 10% 1950, तो ये आपका आ जाएगा 16,050। कितना आएगा? 16,050। और उसके बाद 40% ऑफ सैलरी, तो इसका मतलब 19,500 का 40% ले लो, 7,800, 7,800। तीनों में कम कौन सा दिखता है? 6,000 है। हाँ, 6,000 रुपये कम है। इसका मतलब आपका जो है एक्स कंपनी में टैक्सेबल अमाउंट 0, क्योंकि तीनों में कम 6,000 ही है। तो 6,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, 0 हो गया। फिर उसके बाद आएंगे अपन लोग वाई लिमिटेड में। वहां पर भी सेम प्रोसेस। वहां पर भी आप आओगे तो एक्चुअल एचआरए जो उसको मिला है सेकंड में 2,500 पर मंथ है, तो 2,500 पर मंथ है और 4 महीने का है, तो 2,500 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 10,000। फिर माइनस विच एवर इज लेस, तो पहला आपका आ जाएगा एक्चुअल एचआरए, तो एक्चुअल एचआरए वही आएगा 10,000 रुपए। सेकेंड पॉइंट है आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो एक्चुअल रेंट है माइनस 10% ऑफ सैलरी है, तो इसका मतलब 3,000 रुपए, और 4 महीने का निकालोगे तो 12,000 रुपए होता है माइनस। अब यहाँ पर वाई लिमिटेड के लिए जब सैलरी निकालोगे तो इसके सैलरी में देखो बेसिक सैलरी कितना दिया है उसका, 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 4, 16,000। फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस दिया है जो कि अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए उसको नहीं लेना है, सीधा कमीशन आ जाएगा। और कमीशन देखो 1,00,000 रुपए का है और उसका 5% कमीशन देने बोला है, तो ये फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर हुआ, इसलिए 1,00,000 का 5%, 5,000 रुपए। वो सबके लिए है जो नीचे दिया है वो। मिल गया? हाँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 21,000। 21,000 का 10% 2,100, माइनस करोगे तो 9,900, 9,900। उसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड पॉइंट 40% ऑफ सैलरी, तो 21,000 का 40%, 21,000 का 40% होता है 8,400। तो तीनों में कम कौन सा दिख रहा है? 8,400। तो 8,400 रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 1,600 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, है ना? 1,600 रुपए टैक्सेबल। अब बचता है आपका लास्ट जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड में क्या हो जाएगा, उसको 2 महीने की सैलरी मिली है, 2 महीना नौकरी किया है वहां पर, तो लेकिन उसने वो 2 महीना अपने ओन हाउस में रहा है, वो खुद के मकान में रहा है। इसका मतलब कोई रेंट पेड किया है क्या? वो नहीं किया है। तो अब अगर उसको किसी कंपनी से हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है और वो खुद के मकान में रह रहा है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो जाता है ना उसका डिडक्शन वाला, क्योंकि कुछ रेंट पे कर ही नहीं रहा है वो। इसका मतलब जितना मिल रहा है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा उसको, उसमें विच एयर इज लेस वाला पार्ट खत्म, क्योंकि भाई जब रेंट पे करेगा तब तो उसको डिडक्शन मिलेगा, और यहाँ तो रेंट पे कर ही नहीं रहे, इसलिए जितना मिलेगा है जी। कहाँ 12% भी है? ऐसा कहाँ लिखा है भाई? वो प्रोविडेंट फंड 12%। अब खिचड़ी होना चालू हो गया, हाँ है ना? तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, जो आपका एक्चुअल एचआरए है कितना रुपए मिल रहा है, उसको एक्चुअल एचआरए जो मिल रहा है जेड कंपनी से 1,000 पर मंथ नहीं,
जेड कंपनी से उसको हाउस रेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ है ना, तो 3,000 इंटू 2 महीना कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये। ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा उसके जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब उसमें ये कैलकुलेशन ही नहीं करना है तो बेसिक सैलरी, डीए, बोनस वो सबसे कोई मतलब ही नहीं है। जितना मिलेगा भाई, हम क्या है, एम्प्लॉयर से एचआरए मिल रहा है और हम अपने मकान में रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी डिडक्शन नहीं है, जितना मिलेगा पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब तीनों को मिला के टोटल टैक्सेबल एचआरए निकालोगे आप, टैक्सेबल एचआरए, तो उस कंडीशन में पहले कंपनी का 0 था, दूसरे कंपनी का 1,600 था, तीसरे का 6,000 हो गया, तो 7,600 रुपये आपके लिए टैक्सेबल एचआरए होगा। ठीक है, मतलब एक साल में आपको एचआरए जो मिलेगा वो 7,600 रुपये टैक्सेबल। है ना। तो इसमें आपको जो है मेडिकल से रिलेटेड जो रूल्स हम लोग पढ़े थे वो रूल इसमें आएगा, है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, कब कब एक्सपेंसेस होता है ना, कौन कौन सा एग्जेम्प्ट होता है, कौन कौन सा टैक्सेबल होता है, फॉरेन वाला रूल जो अपन पढ़े थे, वो सारा चीज। तो सबसे पहले लिखो इसमें ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख, तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखो ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख रुपीज, ग्रॉस एनुअल सैलरी 3 लाख। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर, मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर, पूरा 25,000, 25,000 रुपये। क्योंकि ये जो है प्राइवेट प्रैक्टिशनर है ना, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, ये जो है वो ऑनर का नहीं है, एम्प्लॉयर का नहीं है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है ना, तो इसलिए वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर को पेड किए हैं, तो इसलिए वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। थर्ड पॉइंट बोलता है मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर, मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हॉस्पिटल approved by the chief commissioner of income tax, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि अप्रूव्ड हॉस्पिटल है ये, है ना, तो ये अमाउंट आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट डैश। फोर्थ पॉइंट रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, सॉरी, मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय द, हाँ ठीक है, इंक्योर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, incurred by the employees in a hospital approved by chief commissioner, तो जो भी अप्रूव्ड है मतलब वो पूरा एग्जेम्प्ट डैश। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा फिफ्थ नंबर पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवलिंग अब्रॉड, एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवलिंग अब्रॉड borne by the employer, borne by the employer, ये अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा 1,50,000 रुपये। क्यों टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम लोग रूल पढ़े थे कि ये एग्जेम्पशन तब मिलेगा जब उसका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम होता है। तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर देखो 3 लाख रुपए दिया हुआ है जो कि 2 लाख से ज्यादा है, तो इसलिए वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये पूरा 1,50,000 रुपये टैक्सेबल होगा। ठीक है,
6 नंबर पॉइंट के बारे में क्या बोलता है? एक्सपेंसेस एक्रूड इन स्टे एंड ट्रीटमेंट ऑफ अब्रॉड बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। और 7 पॉइंट में बोलता है कि अमाउंट ऑफ परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख। तो इसमें क्या करना है, इसके लिए हम रूल पढ़े थे कि जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव करेगा उतना अमाउंट का एक एग्जम्पशन मिलता है, उससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2,50,000 माइनस 1 लाख। तो 1, हाँ इसी पॉइंट में करेंगे उसको, 6 पॉइंट में ही होगा, क्योंकि जो 7 नंबर पॉइंट है वो 6 से रिलेटेड है ना। तो इसलिए 2,50,000 माइनस 1 लाख करोगे तो 1,50,000 टैक्सेबल होगा। 1,50,000 टैक्सेबल हो गया। टोटल कर दो 6,25,000, उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। रुको भाई दादा, स्टॉप स्टॉप, अभी रुको अभी तो अभी लिखो अमाउंट को लिखो जो ग्रॉस आया है, ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या ना, लाइन क्लोज कर दिया था तो मना कर रहा था है ना। तो यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख कितना आया? बहुत सही, 6,25,000 है ना। तो 6,25,000 लिखो, फिर उसमें से माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, उसमें से माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। कल पढ़े थे अपन लोग कि जो भी ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगा उसमें आपको 50,000 का डिडक्शन देना है, तो उसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए। तो 5,75,000 आपका टैक्सेबल सैलरी होगा। ग्रॉस टोटल इनकम 6,25,000 आया होगा, उसमें से माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा 5,75,000। 5,75,000 हो गया।